हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ब्रीफली बता दिया था कि क्या क्या हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में करने वाले हैं, कौन कौन सी इनकम इसमें चार्ज होंगी। अब एक इनकम मैंने यहाँ पर उठाई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीसीएस यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं ये क्लास उन बच्चों के लिए दे रहा हूँ। तो वो गिफ्ट वाली जो चीज़ है ना, इसको रिटन फॉर्म में लिखें और रिमेंबर करते रहें। और ये वाली क्लास जैसी मेरी वाइंड अप होगी 2 से 3 बार उसको पीछे बैक करके ध्यान से लिसनिंग करें, क्योंकि पहली बार में नहीं जल्दी समझ में आएगा। अब देखो क्या है गिफ्ट मैंने बोला था कि गिफ्ट पे भी टैक्स लगता है। तो गिफ्ट चाहे कैश में हो, प्रीवियस में मैंने बताया था, चाहे वो पैसे में मिले गिफ्ट, चाहे वो काइंड में मिले, चाहे वो कैश में मिले, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो टैक्सेबल होगा। अब ध्यान से समझना, अब कहाँ पर कितना कितना टैक्स लगेगा उसको जरा ध्यान से समझना। अब देखिए कैश में है तो कैश में मैं आपको समझाऊं, फोकस केवल इधर होना चाहिए। जो बात मैं आपको समझाऊं केवल उधर फोकस रहेगा तो आपको हर चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी। ये सारी चीज़ों पे हम बाद में आएंगे, अभी कैश पे रहिए। आपको कैश में गिफ्ट मिल रहा है, ध्यान से समझिए, आपको कैश में गिफ्ट मिल रहा है। मतलब कोई 500 रुपये का एनवलप दे रहा है, कोई 1000 रुपये का एनवलप दे रहा है, कोई 50,000 का एनवलप दे रहा है, वो सारी कंडीशन। तो अब देखना, कहा गया कि अगर वो कैश में मिलेगा तो पहली बात ये है कि 50,000 रुपये की लिमिट चेक करेंगे कि लिमिट चेक करेंगे। लिखते रहिएगा, हिंदी में बनवा रहा हूं नोट्स, आपको हर चीजें लॉजिकल समझ में आएंगी। 50,000 की लिमिट चेक करेंगे, इसका मतलब क्या, जो भी एनवलप हमारे पास आ रहे हैं, मतलब मान के चलिए मेरी शादी है और मेरे को एनवलप मिल रहा है, किसी में 1000 रुपये का एनवलप है, कोई 500 का है, कोई 20,000 का है, तो आने दो, कोई बात नहीं, थैंक यू बोलो उन्हें। अब चेक करो कि 50,000, मतलब वो एनवलप चेक करें जिसमें 50,000 है, या टोटल, मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, 50,000 का एनवलप चेक करें कि किसमें 50,000 है या टोटल 50,000। अब आपका एक लॉजिकल आंसर आना चाहिए यार, कि एक मिडिल क्लास फैमिली की घर में शादी हो, उस पर ऐसा कौन सा इंसान दयावान हो जाएगा कि 50,000 एनवलप में रख के दे देगा, पॉसिबल नहीं है ना। तो खासतौर से हम जैसे लोगों के लिए, हम गरीब लोग हैं, तो कहा गया गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास लोगों के लिए रूल बनाया गया है। उन्होंने बोला है कि उस एनवलप को चेक मत करना जिसमें 50,000 है, बल्कि सबको ऐड कर दो। मतलब मान के चलिए आपको 5 एनवलप मिले, 3, 4 और 5, इन सब का प्लस करने का है। इन सब का प्लस करने के बाद मतलब मान के चलो इस एनवलप में 15,000 है, इस एनवलप में 10,000 है, इस एनवलप में 7,000 है, इस एनवलप में 5,000 है और इस एनवलप में 15,000 है। तो कैलकुलेटर देना, कैलकुलेटर। अब टोटल करके देखेंगे कि क्या बैठ पा रहा है हमारा 50,000 या नहीं, चेक करते हैं। 15,000, 10,000, 7,000, 5,000 और 15,000, ये बैठ गया 52,000। कितना बैठा, 52,000। 50,000 से ज्यादा हो गया, 50,000 से ज्यादा हो चुका है आपका। तो 50,000 की लिमिट, अगर आंसर आएगा यस या नो, यहां पर क्या आंसर आ रहा है, यस हो चुका है, गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। बात समझ में आ रहा है। कैश में अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एग्रीगेट, इसको कहते हैं, ये जो आपने टोटल करा है, इंग्लिश का नया वर्ड आया एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब आपस में जोड़ लिया जाए, जितने भी एनवलप आपको मिले हैं, जितने भी कैश में आपको गिफ्ट मिले हैं, सबको टोटल करिए। टोटल करने के बाद 50,000 की लिमिट देखिएगा, इसको नोट कर लें, 50,000 की लिमिट देखें। अगर 50,000 से ज़्यादा है तो टैक्स लगेगा, 50,000 से नहीं है ज़्यादा तो टैक्स नहीं लगेगा। लिख लेना इसे, 50,000 से ज़्यादा है तो टैक्स लगेगा, 50,000 से ज़्यादा नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है। अब
टैक्स लगेगा कितने पे? जैसे कि ये वाली कंडीशन है, 50,000 से ज़्यादा हो गया तो क्या मैं इसमें से 50,000 माइनस करके 2,000 पे टैक्स दूंगा या टोटल 52,000 पे दूंगा? क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 52,000 पे टैक्स दूं या 50,000 पे टैक्स दूं? तो आंसर ध्यान से सुनिएगा, आंसर ये है 50,000 से 1 रुपया भी ज्यादा हुआ तो पूरी अमाउंट पे टैक्स, यानी कि यहां पर 52,000 पे टैक्स लगेगा, ना कि पहले 50,000 माइनस करके 2,000 पे टैक्स। पूरे 52,000 पे टैक्स लगेगा। ध्यान से समझ लेना, 50,000 से 1 रुपया भी ज्यादा हुआ तो पूरी होल अमाउंट जितनी भी है सब पे टैक्स लगेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला प्रोविजन समझ में आ गया होगा कि कैश में अगर गिफ्ट मिलता है तो किस तरीके से। तो ऐसे आप ड्रॉ करके, और जो 2 से 3 बातें मैंने आपको बताई, पहली बात कि 50,000 से ज़्यादा होगा तो टैक्स लगेगा, 50,000 से कम होगा तो टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब टोटल करना है, वो एनवलप मत देखना जिसमें 50,000 क्योंकि मिल नहीं पाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि सबको टोटल करिए, टोटल करने के बाद 50,000 की लिमिट देखिए। अगर 50,000 से कम का है तो फुली एग्जाम वाला टैक्स नहीं लगेगा, और 50,000 से ज़्यादा है, ध्यान से सुनिएगा, 50,000 से ज़्यादा तो पूरी होल अमाउंट पे टैक्स लगेगा। बात समझ में आ गई? हाँ आ गई सर। अब आइए काइंड में, पूरा फोकस इधर, अब इधर लगाइए। अब काइंड पे आइए। काइंड पे देखिए, काइंड में यानी कि आपको पैसा नहीं मिल रहा है गिफ्ट में, आपको पैसा नहीं मिल रहा है गिफ्ट में, आपको कोई ना कोई चीज मिल रही है। अब वो क्या है? इमूवेबल और मूवेबल। हिंदी में बताओ सर, हमें हिंदी में समझ में आता है, अब हिंदी में समझो। इमूवेबल का मतलब है एक ऐसी बहुत बड़ी तुम्हें संपत्ति मिल गई कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, फिर उस इंसान ने हमको कैसे दे दिया अगर हम उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके आ सकते? आपका क्वेश्चन सही है। अब देखो, आपको वो चीज मिल गई जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, लेकिन मिल सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, शादी है, शादी में कोई इंसान इतना मेहरबान हो गया, उसने कह दिया ले भाई ले 50 गज का मकान मेरा ले ले, यानी कि क्या कर दिया उसने? कागज दे दिए, जमीन दे दी अपनी। जमीन को थोड़ी ना दिया है, जमीन के कागज दे दिए, आज से तुम्हारी जमीन होगी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो समझ में आ रहा है? तो प्रॉपर्टी चल के नहीं आती, उसका जो सर्टिफिकेट होता है ना वो मिल जाता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल का मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके चले जाएं। अब ये तो आजकल होता ही है। मूवेबल में तो कोई मोबाइल फोन गिफ्ट आउट कर दे, कोई वॉच दे दे, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब दोनों का अलग अलग प्रोविजन है, बहुत अच्छे से समझना। इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते, लिख लेना, हर एक डेफिनेशन बहुत काम होने वाली है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते। अब देखिए, इसमें विदाउट कंसीडरेशन, विद कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन, विद कंसीडरेशन। अब ये क्या होता है? अब ध्यान से सुनिएगा, मेरी शादी है, कोई यहां पर बंदा खड़ा है, उसने मेरे को 50 गज का मकान का कागज दे दिया। उसने बोला ये लो यार, मेरे को बहुत खुशी मिली तुमने शादी की, क्योंकि तुम्हारी संभावना कम लग रही थी शादी होने की। तो ऐसा है, तो उसको बड़ी खुशी मिली और उसने मेरे को वो 50 गज का मतलब मकान के कागज दे दिया, मैं बड़ा खुश हो गया। ठीक है। अब विदाउट कंसीडरेशन मतलब मैंने उसको बदले में कुछ नहीं दिया, मैंने उसके कागज रख लिए, थैंक यू सो मच बोला, गले लगा, मजेदार। ठीक है, विदाउट कंसीडरेशन वो हो गया। तो अब विद कंसीडरेशन क्या? विद कंसीडरेशन मतलब मेरे को थोड़ा सा लगा यार कि दूसरे इंसान ने ज़्यादा ही मतलब एक तरीके से ज़्यादा ही मेरे को पैसा दे दिया, ज़्यादा ही मतलब मेहरबान हो रहा है, एक काम करता हूँ इसकी भी हेल्प कर देता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत उसको पैसे दे दिए। बात को समझना, विद कंसीडरेशन का मतलब थोड़े बहुत मैं पैसे दे रहा हूँ उसको। ठीक है, मेरे को भी दया आ रही है। विदाउट कंसीडरेशन मतलब मेरे से बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं है, मेरे से बड़ा पत्थर दिल कोई नहीं है, मेरे को दया ही नहीं आ रही और मैं जो भी चीज़ आ रही है ना उसको रख रहा हूँ, तो वो विदाउट कंसीडरेशन है। अब विदाउट कंसीडरेशन में ध्यान से देखिएगा, विदाउट कंसीडरेशन में हम देखते हैं स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। विदाउट कंसीडरेशन में देखते हैं स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। अभी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होता है? जो सर्टिफिकेट दूसरा इंसान आपको दे रहा है उसमें लिखा होगा ये जमीन है कितने की, डेट मनी इज कॉल्ड स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू।
डेट मनी इज कॉल्ड स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। या फिर दूसरी तरफ से समझिए, जिस दिन आपको मिल रहा है, वो जमीन मिल रहा है, कोई भी मिल रहा है, उस टाइम की जो उसकी कीमत होगी, जो कागज में लिखी होगी, डेट वैल्यू इज कॉल्ड स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टाम्प पे जो लिखी होती है वो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होती है। अगर वो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से कम है, रूल वही है वहां का, 50,000 से कम है तो टैक्स नहीं लगेगा। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो टैक्स लगेगा। बात तो रूल वही आ गई, 50,000 से कम है तो टैक्स नहीं लगेगा, 50,000 से ज्यादा है तो टैक्स लगेगा। तो एक बार दोबारा समझा दूं, काइंड में मिल रही है, कोई भी गिफ्ट में संपत्ति मिल रही है, कोई भी जमीन मिल रही है, पैसा बिल्कुल नहीं दिया मैंने, स्टाम्प ड्यूटी चेक करेंगे, 50,000 से कम है तो टैक्स नहीं लगेगा, 50,000 से ज्यादा तो पूरी होल अमाउंट पे टैक्स लगेगा, पूरी होल अमाउंट पे टैक्स लगेगा। बात समझ में आ रही है? अब विद कंसीडरेशन पे चलिएगा। विद कंसीडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा मैं टाइम ज़्यादा लगा सकता हूँ। विद कंसीडरेशन, अब ये विद कंसीडरेशन में क्या है? विद कंसीडरेशन देखिए, सबसे पहले आप स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को चेक करोगे। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। इसको चेक करने का मतलब अभी ये मत चेक करो कि 50,000 से ज़्यादा है कम है, माइनस 105% ऑफ कंसीडरेशन। इसमें 50,000 की लिमिट, 50,000 की लिमिट। अब आप कहोगे कुछ समझ में नहीं आया, समझाता हूं। देखिए, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू तो यहां पर भी होगी भाई, आपको कागज मिल रहे हैं जमीन के, यहां पे भी मिल रहा है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू यहां पे भी होगी। उसमें से आपने जो भी पैसा दिया, उसमें से आपने जो भी पैसा दिया, मतलब मान के चलिए किसी कोई वैल्यू मतलब 1.5 लाख है, ये 1.5 लाख क्या है? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। आपने उसको 50,000 कंसीडरेशन के दे दिए, 50,000 क्या है? कंसीडरेशन। तो चेक कैसे करना है? चेक देखिए, चेक करना है, मैंने फॉर्मूला लिखा, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लिखिए 1.5 लाख माइनस कंसीडरेशन का 105%, कंसीडरेशन का 105%, कंसीडरेशन कितना है? 50,000, 50,000 का 105% निकालें, कितना निकल के आएगा? 50,000 का 105%, ये आ गया 52,500। इसमें से इसको माइनस करें, 1,50,000 माइनस 52,500, ये आ गया 97,500। ये है। अब इसको चेक करना है, अगर ये 50,000 से ज़्यादा है, ये 50,000 की लिमिट चेक करनी है, ये यस या नो। अगर यस है तो टैक्स लग जाएगा और नो है तो टैक्स नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? बस इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, 50,000 105% ऑफ कंसीडरेशन, जो भी पैसा आपने दिया है वो उसका 105% लेना है। बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। विद कंसीडरेशन है मतलब आपने पैसा दे दिया है, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस 105% ऑफ कंसीडरेशन, 105% ऑफ कंसीडरेशन, ठीक है। और उसके बाद जो आएगा वो आपका टैक्स लगेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने इसमें एक गलती कर दी है, वो गलती मैं आपको बता देता हूँ। ये चेक करने की लिमिट है 50,000 की लिमिट, टैक्स कितने पे लगेगा? मैंने टैक्स ये गलत बता दिया, टैक्स लगेगा कितने पे? लिमिट तो आपने सही चेक कर ली है, टैक्स अब कितनी अमाउंट पे टैक्स लगेगा वो ज़रा समझो। 97,500 ये निकल के आए, 50,000 से ज़्यादा है, ये तो सही लिख रहा था मैं यहाँ पे, टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब बात आती है कि लगेगा कितने पे टैक्स, तो आप ये मत कह देना कि 97,500 पे टैक्स लगेगा, नहीं। टैक्स की अमाउंट है 1.5 लाख में से जितने आपने दे दिए, 1.5 लाख में से 50,000 आपने दे दिए, तो गवर्नमेंट कहेगी 1 लाख पे टैक्स लगेगा, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा आपको कम समझ में आया होगा, लेकिन जल्दी से ब्रीफली मैं आपको बता दूं। विद कंसीडरेशन में जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है उसको लिखिए, उसके बाद जो भी आपने कंसीडरेशन दिया है उसका 105% निकालिए, फिर उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू में से 105% ऑफ कंसीडरेशन को माइनस करिए। अगर माइनस करने के बाद जो वैल्यू 50,000 से ज़्यादा आती है तो टैक्स लगेगा, 50,000 से ज़्यादा नहीं आती तो टैक्स नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन है टैक्स की अमाउंट क्या होगी, कितने पे टैक्स लगेगा? तो टैक्स की अमाउंट होगी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसीडरेशन, मतलब टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसीडरेशन। 105% ऑफ कंसीडरेशन मत ले लेना टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चेक करने में 105% लेते हैं, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 105 नहीं लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 2 से 3 एग्जाम्पल आप खुद वैल्यू अलग अलग करके सीख सकते हो, और मैं जब क्लास में आऊँगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मुझे उम्मीद है पूरी। अब आइए जरा मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में सिमिलर विदाउट कंसीडरेशन और विद कंसीडरेशन, यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, विदाउट कंसीडरेशन जल्दी से बता दो। किसी ने हमें मोबाइल गिफ्ट में दिया है, हम उस पर एक भी पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हम बिल्कुल दयावान नहीं हो रहे हैं, हमने वो ले लिया मोबाइल और हमने पैसा नहीं दिया, वो विदाउट कंसीडरेशन हो गया। विद कंसीडरेशन थोड़े दयावान हो गए, थोड़े बहुत पैसे हमने दे दिए। अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी होता है और यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू होता है। फेयर मार्केट वैल्यू फुल फॉर्म लिख लेना, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इक्वल टू SDB, फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि FMB। यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू चेक की जाती है। फेयर मार्केट वैल्यू जैसे उधर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू की 50,000 की लिमिट है, यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू नाम अलग है, बस काम वही है। फेयर मार्केट वैल्यू की कितनी लिमिट? 50,000 की लिमिट। अगर 50,000 नहीं है तो नो, तो टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स। और 50,000 से ज्यादा है तो टैक्स लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो फेयर मार्केट वैल्यू चेक करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में। अब उसके बाद आइए विद कंसीडरेशन। विद कंसीडरेशन यहाँ पर अब आप अपने आप ही तुक्का फिट मत कर लेना। बहुत यूपी वाले बड़े वैसे होते हैं, अपने आप ही समझ जाते हैं कि जैसे यहाँ पे तो ऐसे ही यहाँ पे। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, मैं आपको समझा दूं। देखिए, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस, यहां पर मैं कंसीडरेशन माइनस करूंगा, कंसीडरेशन माइनस करूंगा। एक अंतर है बहुत बड़ा, यहां पर 105% था, यहां पर 105% मैंने नहीं लिया है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मूवेबल प्रॉपर्टी में चेक करने के लिए 105% नहीं लेते कंसीडरेशन का, वो लेते हैं केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी में। इमूवेबल प्रॉपर्टी में चेक करने के लिए 105% ऑफ कंसीडरेशन लेते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं लेते। बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये क्लास जल्दी जैसे ही खत्म हो जाए 1-2 बार और सीखे, और उम्मीद है गिफ्ट का प्रोविजन आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब नहीं लेते तो उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू में से कंसीडरेशन माइनस करके 50,000 की लिमिट चेक करते हैं। 50,000 की लिमिट चेक करते हैं, 50,000 की लिमिट चेक करेंगे, और उसके बाद आपको पता ही है अगर 50,000 से ज़्यादा है तो पूरी होल अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा, 50,000 से ज़्यादा नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई आपको? ठीक है, मैंने पूरा आपको एक अच्छी तरीके से समझा दिया गिफ्ट को हम किस तरीके से कंप्यूट करेंगे। लेकिन हालांकि देखिए बोर्ड इस तरीके से अब यहाँ पर लिख चुके हैं कि यहाँ पर अब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला है। मैं अगली छोटी सी क्लास में इसके प्रीकॉशंस बताऊंगा, गिफ्ट के प्रीकॉशंस। अगली क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि अभी आप केवल ये सीखो कि कंप्यूट कैसे करते हैं, लेकिन बहुत सी जगहें ऐसी हैं जिसमें आपको भरपूर मात्रा में गिफ्ट मिल जाए लेकिन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती। तो इसीलिए अगली वाली क्लास में मैं आपको प्रीकॉशंस बताऊंगा, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। तो अगली क्लास जरूर देखें। मैं
हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जरूर देखें। और ये क्लास अगर आपको समझ में आई है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आगे इसको फर्दर फॉरवर्ड करते रहें अपने फ्रेंड्स के लिए। थैंक यू।